हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ केमिस्ट्री की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। आज हम लोग मिश्रण के पृथक्करण की बात करने वाले हैं। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे, आज के सवालों को भी देखेंगे। लास्ट में 7-8 सवाल भी हैं। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अमन, पंकज, आशीष, समीशा, विश्वजीत, गुड डे, रमिता, लक्ष्मी, सत्यम, सीता, वाशु, करिश्मा, निशु, जुबैर, विनोद, सुमित, सलीम, संध्या, मनोज, काजल, राकेश, प्रतीक्षा, रीमा, राहुल, अंश, धनंजय, मनी, चेतन, ज्योति, मनु, विनीत, सुनीता, अमन, रीना, सौरभ, अनिल, अंकित, सुजीत, क्रिस, विशाल। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। कल हम लोग देख रहे थे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन, है ना। तो याद रखिएगा, जो बॉइलिंग होता है वो क्या होता है, वो एक निश्चित तापमान पर होगा, जबकि इवापोरेशन जो है वो किसी टेम्परेचर पर हो सकता है। दूसरा, बॉइलिंग जो है वो इंटायर लिक्विड का होता है, जबकि हम लोग बात करते हैं इवेपोरेशन की, तो वो एक सरफेस प्रोसेस है, सरफेस फेनोमेना है, जिसमें कि सिर्फ क्या होता है, सतह पर होता है। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं। जो नेक्स्ट याद रखिएगा, आपका बॉइलिंग जो होता है वो एक क्विक प्रोसेस है, यानी बॉइलिंग जो होता है एक फास्ट मेथड होता है, जबकि इवेपोरेशन जो होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है। तो लिख लीजिएगा एक पॉइंट और, बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में जो हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे, उसमें आप लोग बॉइलिंग में लिख लेंगे, बॉइलिंग में आप लोग लिख लीजिएगा एक पॉइंट, और 2 पॉइंट मैंने दिखाया था, और थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिएगा इवेपोरेशन, यह एक स्लो प्रोसेस है, यानी कि मंद प्रक्रिया है। यह एक स्लो प्रोसेस है, इसमें आपको इवेपोरेशन में लिखना है इट इज अ स्लो प्रोसेस, जबकि जो आपका बॉइलिंग होता है यह एक तेज प्रक्रिया है, यह एक तेज प्रक्रिया है, यानी कि इट इज अ फास्ट प्रोसेस, इट इज अ फास्ट प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेकंड मेथड है सेपरेशन का, दैट इज फिल्टरेशन, है ना। फिल्टरेशन, एक ही पॉइंट लिखाया था, 2 पॉइंट लिखाया था आई थिंक। पहला पॉइंट लिखाया था ये किसी भी तापमान पर हो सकता है इवेपोरेशन, जबकि वो एक निश्चित तापमान पर होता है। और दूसरा पॉइंट लिखाया था यह एक सतही प्रक्रिया है, सब इवेपोरेशन में सिर्फ और सिर्फ सतह पर होता है। और दूसरा पॉइंट उसमें जो लिखाया था कि जो बॉइलिंग है वो आपका इंटायर लिक्विड का होता है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट आप लोग ये लिख लीजिएगा। ये 3 डिफरेंस अभी आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस थर्ड पॉइंट। थर्ड सेकंड जो मेथड है आपका सेपरेशन का, दैट इज फिल्टरेशन। फिल्टरेशन या फिर जिससे हम लोग क्या कहते हैं, निस्यंदन। निस्यंदन, देखिए निस्यंदन की बात करते हैं ना, तो ये एक ऐसे मिक्सचर का होता है, एक ऐसे मिश्रण का होता है जब दो लिक्विड तथा सॉलिड का विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण हो, तो उसे फिल्टरेशन या निस्यंदन विधि से अलग किया जाता है। तो उसे निस्यंदन विधि से अलग किया जाता है। अब यहां पर देखिए क्या है, दो द्रव है और सॉलिड है, उसका कैसा मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है।
यानी कि हेटेरोजेनस मिक्सचर है, यानी कि कंपाउंड एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है ना। सैंड और आयरन के पार्टिकल का मिश्रण, उसको हम इस फिल्टरेशन से नहीं अलग करेंगे, ठीक है। उसके लिए अलग मेथड होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब दो लिक्विड तथा सॉलिड यानी जब दो द्रव तथा ठोस का क्या हो, विषमांगी मिश्रण हो, हाइड्रोजनस मिक्सचर हो, उसे हम किस विधि से अलग करेंगे, फिल्टरेशन विधि से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, एग्जाम्पल जो है इसका, अगर आपका जल प्लस बालू का मिश्रण है, सैंड, वाटर प्लस किसका, सैंड का मिश्रण है, ठीक है। पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं और देखते हैं। देखिए, पीके सर के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी कोई इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा, या फिर पीके सर आपको खुद बता देंगे, है ना। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन होता तो मैं आपको अवश्य बताता। तो बेवजह देखिए यहाँ पर मुझसे पूछने से कोई फायदा नहीं है। मैं इन सब चीज़ों में मैं अपना आता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाने से मतलब सिर्फ मतलब रखता हूँ। मुझे टाइम भी नहीं होता इतना कि मैं इन चीज़ों पर डिस्कशन कर सकूँ, इन चीज़ों पर बात कर सकूँ, है ना। मैं आता हूँ, मेरे पास इतना मतलब समय की कमी रहती है कि कंटेंट देखना होता है, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस देखना होता है ना। तो आप लोगों को कितना बेहतर कंटेंट दिया जा सके, पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर एनालाइज करना होता है ना। तो मुझे समय नहीं मिल पाता इन चीज़ों पर डिस्कशन के लिए। जब भी मुझे पता चलेगा, कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी, आप लोगों को अवश्य बताएंगे, है ना। तो अब आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ लीजिए, है ना, ठीक है। जब भी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन होगा आपको मिल जाएगा, है ना, या सर खुद ही बता देंगे आप। इसमें इतना आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट पहले इसे लिखिए। दूसरा इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जल एवं कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब बजरी जो होता है ना, बजरी, वाटर प्लस कंक्रीट का मिश्रण। ऐसा कोई भी मिश्रण है, इसका भी आपको तरीका भी दिखाएंगे, है ना, कैसे ये तैयार होता है, कैसे इसको अलग किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। तीसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जल प्लस चौक। अरे चौक लिखते थे ना स्कूल में, आजकल ना चल गया ये स्मार्ट बोर्ड वगैरह आ गया है। आजकल ना ये व्हाइट मार्कर वाला बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड सब आ गया। पहले हम लोग स्कूल जाते थे तो क्या होता था, एक ब्लैक बोर्ड लगा होता था, मास्टर साहब एक चौक लेकर के आते थे, नहीं, चौक लेकर के पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद अगर कोई बढ़िया मास्टर है, अच्छे से अगर पढ़ा रहा है, उसका पूरा लिखने के बाद मुंह देखते एकदम उजला उजला हो जाता था, नहीं, चौक का वो गिर जो रेसिड्यू जो गिरता था, नहीं, बेचारा रुमाल से ऐसे मुंह पोंछते रहते थे हमेशा, खल्ली जिसको बोलते थे, है। तो याद रखिएगा, ये जो जल प्लस चौक का मिश्रण है, वाटर प्लस चौक का मिश्रण है, उसको अलग अलग करना है, उसको अलग अलग करना है। तो वो कैसे करेंगे, उससे भी हम लोग फिल्टरेशन से अलग करेंगे। बजरी का मतलब छोटा छोटा नहीं होता है पत्थर जी, एकदम छोटा 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 जो पत्थर होता है ना, उसको अगर अलग करना है तो उसके लिए कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग फिल्टरेशन विधि का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका तरीका कैसे होता है, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। वाटर प्लस शुगर को ऐसे नहीं करेंगे, वाटर प्लस शुगर का बता दिया है क्या होता है, उसके लिए इवापोरेशन मेथड होता है ना, इवापोरेशन मेथड होता है। चौथा, जल के साथ अगर चूर्ण, लोहे का चूर्ण मिला हुआ है, ये भी लिख लीजिएगा, जल प्लस आयरन पाउडर है, आयरन पाउडर है यानी लोहे का चूर्ण है, इसको भी अगर अलग करना है तो इसके लिए भी क्या करेंगे, फिल्टरेशन मेथड का यूज करेंगे, फिल्टरेशन मेथड का यूज करेंगे। अब इसका पूरा प्रक्रिया देखिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, आप लोगों से एक आग्रह भी है, आप लोग सभी बच्चे क्या करिएगा, पहले मैं ये तरीका आपको दिखा देता हूं कैसे ये मेथड होता है। देखो ये चित्र आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये चित्र सभी को ये चित्र दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये एक आपका फिल्टर पेपर, इसको क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर बोलते हैं या छानक पत्र कहते हैं, है ना, फिल्टर पेपर या छानक पत्र कहा जाता है।
अब क्या करेंगे, उस छानक पत्र को मोड़ेंगे, उसके बाद उसका एक क्या बना देंगे, शंकु टाइप का बना देंगे। ठीक है, अब क्या किया, एक बीकर लिया। आप लोग कभी लैब में अगर गए होंगे, तो ये कोरोना वाला बच्चा सब तो गए भी नहीं किया होगा लैब में, लेकिन मान लीजिए अगर आप गए हैं लैब में, तो लैब में देखे होंगे इस तरह का एक क्या होता है आपका, बीकर बना होता है, इस तरह से रहता है बीकर, कांच का यूज होता है इसमें, है ना। अब क्या किया, ये जो फिल्टर पेपर है, अरे नॉर्मली देखो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फनल बोलते हैं, है ना। उस फिल्टर पेपर से क्या करेंगे, उससे एक फनल तैयार करेंगे, है ना, ऐसे तैयार करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे डाल देंगे, जो शंकु के जैसा बनाए हैं हम लोग। अब उसमें क्या करेंगे, एक छड़ लेंगे, जो भी मान लीजिए जैसे कि आपका पानी है, पानी के साथ चौक मिला हुआ, पानी के साथ क्या मिला है, चौक। और तुम लोग चौक का सूत्र बताओ, चौक का सूत्र बताओ क्या होता है, चौक का सूत्र बताओ, सबको पता होना चाहिए चौक का सूत्र, गलत गलत नहीं बोलोगे कोई। चौक का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अरे बहुत बढ़िया, बच्चा सब बहुत तेज हो गया है जी एकदम तुम लोग, हैं? बहुत बढ़िया। चलो देखो अब क्या है ना, कि यहां पर देखो क्या करेंगे, वो जो फिल्टर पेपर होगा ना, इसमें छोटा 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 छोटा, जैसे चाय का छन्नी होता है ना, चाय का छन्नी, उसमें छोटा छोटा छेद होता है, उसी तरह ये जो फिल्टर पेपर होता है ना, छनक पत्र, इसमें भी चाय के छन्नी ऐसा ही छोटा 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 क्या होगा, छेद होगा। अब इसको जैसे इसमें मान लीजिए पानी और चौक का मिश्रण है ना, उसको जैसे आप मिला के इसमें डालेंगे, तो पानी बूंद बूंद करके क्या होगा, नीचे जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, और इस पे आपका क्या बच जाएगा, इसमें आपका रेसिड्यू बच जाएगा। रेसिड्यू बोलते हैं उसको, जो यहां पर रह जाता है ना, उसको क्या बोल देते हैं, रेसिड्यू। यानी यहां पर आपका चौक रह जाएगा, जिसको रेसिड्यू कहते हैं, और यहां पर जो है छना हुआ द्रव जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, फिल्टरेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिल्टरेट कहते हैं। ठीक है, जो छना हुआ द्रव रहता है, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग निस्यंद बोलते हैं, और इसी विधि को क्या कहा जाता है, निस्यंदन कहा जाता है। इसी विधि को क्या कहा जाता है, निस्यंदन कहा जाता है। बात समझ में आ गया। जैसे एक फिल्टर पेपर होता है, उसी तरह एक होता है लिटमस पेपर, है ना जी। लिटमस पेपर क्या करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज कहां पर, फिल्टरेशन में करेंगे, और लिटमस पेपर का यूज कहां पर होता है, एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में, अम्ल क्षार सूचक के रूप में, जिससे पता करते हैं कोई चीज अम्ल है या कोई चीज क्षार है। सवाल हमारा है आपसे, ये जो लिटमस पेपर होता है ना, ये किससे बना होता है बताओ, लिटमस पेपर किससे बना होता है बताओ तुम लोग। जो एसिड है वो नीला लिटमस को लाल में बदल देगा, ब्लू लिटमस को रेड में, क्षार जो है लाल लिटमस को किस में, नीले में बदल देता है। लेकिन वो किससे बनता है, वो बनता है लाइकेन से। बहुत बढ़िया, किससे बनता है, लाइकेन से बनता है। ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर है, फिल्टरेशन विधि क्लियर हुआ सबको, हाँ ही नहीं बोलो, फिल्टरेशन विधि सबको क्लियर हुआ, अरे यस और नो। चलिए, तो आपको पता चल गया ना कि फिल्टरेशन में किसका यूज करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे हम एक, और सबसे विनती है, आग्रह है, देखिए अगर सिलेक्शन चाहिए, जो मैं आपको कह रहा हूं वो करना होगा। एनसीईआरटी में क्लास 9 में एक चैप्टर है ना, एक चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 9 में, जिसका नाम है आर मैटर अराउंड अस प्योर। उस चैप्टर को जाकर के पढ़िएगा। ऐसे में आपको चैप्टर दिखा भी देता हूं, क्यों पढ़ना है यह भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, लेकिन पढ़ लेंगे ना तो थोड़ा सा आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है ना, आपको अच्छा महसूस होगा। ये वाला चैप्टर है, अंग्रेजी में होगा ये चैप्टर, है ना, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, हिंदी में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर देखिए, ये वाला चैप्टर को एक बार थोड़ोली बस क्या करिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा बस, है ना। बाकी क्लास में तो हम आपको यही सब कराएंगे, है ना, यही सब कराते ही हम एनसीईआरटी आपको, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होता है बताते हैं। लेकिन एक बार बस आप लोग खुद से कर लोगे ना इस चैप्टर को, तो आपको आगे चीजें बहुत थोड़ा सा ना समझने में आसानी होगी आपको। ठीक है, उस चीज को थोड़ा आप लोग पढ़िएगा बस, अपना कभी भी टाइम मिले पढ़ लीजिएगा। दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका हम लोग देखते हैं। अब
यहां तक सभी बच्चों ने लिख लिया? यहां तक सभी बच्चों, हिंदी में भी है, हिंदी में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा। हाँ ठीक है, बंगाली में भी होगा आई थिंक, है ना। क्या दिक्कत है नीतीश जी बताइए, कोई परेशानी है आप बताओ हमें। कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो फिर हम उसमें करेंगे प्रयास कि आपको समझ में आए। बताइए क्या तकलीफ है आपको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद थर्ड मेथड है, तीसरा तरीका है, जैसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन या फिर जैसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। अब यहां पर देखिए, जब, ठीक, जब किसी, जब किसी ऊर्ध्वपातित पदार्थ के साथ, जब किसी ऊर्ध्वपातित पदार्थ के साथ कोई इंप्योरिटी या कोई अशुद्धि मिली होती है, या किसी ऊर्ध्वपातित पदार्थ के साथ किसी मिश्रण को अलग करने के लिए, किसी मिश्रण को अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं, अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन का यूज करते हैं, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का यूज करते हैं, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपको, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कपूर, कैम्फर है, कपूर के साथ कोई आपका मिश्रण है बालू का, है ना, कैम्फर प्लस सैंड, या कपूर प्लस नमक का मिश्रण है मान लीजिए, कैम्फर प्लस सॉल्ट, इसी तरह मान लीजिए आयोडीन प्लस सॉल्ट, या आयोडीन और नमक का मिश्रण है। यानी ऐसा कोई भी मिश्रण जिसमें कि क्या है आपका, सब एक कंपाउंड जो है, या एक जो आपका मिक्सचर का एक जो कंपाउंड या एक एलिमेंट जो है, वो क्या है, सब्लिमेट मटेरियल है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। और आप लोगों को पता है ऊर्ध्वपातित पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसका तापमान बढ़ाने पर वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से गैस में, या फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ठोस से गैस में और गैस से ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। और ऐसे ऊर्ध्वपातित पदार्थ के मिक्सचर को अलग करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, ऊर्ध्वपातन का यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया था, कपूर है, नौसादर है, फनफ्थलीन है, बेंजोइक एसिड है, ड्राई आइस है ना, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब सब्लिमेट मटेरियल के उदाहरण है। उसके साथ अगर कोई इंप्योरिटी मिली हुई है, कोई अशुद्धि मिली हुई है, या उसके साथ का कोई अगर मिक्सचर है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग इस किसका यूज करते हैं, इस सब्लिमेशन विधि का प्रयोग करते हैं। तो फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे। इसके बाद अगला मेथड देखते हैं। कैन आई मूव? ठीक, जी पूछिएगा क्या सवाल है।
बिल्कुल नोट्स बनाना होगा। गलनांक एक सतही प्रक्रिया है, नहीं कह सकते हैं ऐसा कि गलनांक एक सतही प्रक्रिया है। ठीक है। चीनी और नमक को अलग किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है अंकित जी। कैसे किया जाएगा अभी हम बात करेंगे आगे। हाँ, कैसे आगे किया जाएगा बात करेंगे। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है चौथा विधि जो है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यानी जैसे हम कहते हैं आसवन विधि। क्या बोलते हैं? आसवन विधि। और आसवन विधि क्या होता है समझिएगा। जब किसी मिश्रण के यौगिक के बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु में, बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? अंतर है। अंतर, कोई मिश्रण है और उस मिश्रण के अंदर जो कंपाउंड यूज हुआ है उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? डिफरेंस है, अंतर है। उसको अब हमें सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल जो है इसका, मान लीजिए वाटर और क्या है आपका? अल्कोहल है, पानी तथा शराब का मिश्रण है। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अलग है। जो आपका अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अलग है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना? ठीक है। और याद रखिएगा अल्कोहल जो है उसका क्या है? उसका आपका 62 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। जैसे इसको गर्म करिएगा तो ये क्या होगा? ये आपका अल्कोहल क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, है ना? और पानी जो है आपका बच जाएगा। जब भी ऐसा होगा तो इसको अलग जो करता है, यानी कि याद रखिएगा यहां पर क्या होता है, जब लिक्विड और लिक्विड का कोई मिश्रण है और उसको क्या करना है? हमें सेपरेट करना है। लिक्विड और लिक्विड का कोई मिश्रण है और उसे हमें क्या करना है? और उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? डिफरेंस है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग अलग करेंगे आसवन विधि से। इसी का यूज होगा कहां पर? जैसे वाटर प्लस ऑयल का मिश्रण है, इसको अलग करेंगे तो ये भी क्या होगा? आपका पानी प्लस तेल का मिश्रण है ना? उसका भी कैसे अलग करेंगे? डिस्टिलेशन विधि से यूज अलग करेंगे। अब देखिए यहां पर नोट में आप याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा, देखिए ये जो डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल होता है ना उसका अलग अलग होता है। यानी कि 60 से 70 के बीच में जनरली जो अल्कोहल होता है उसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मली। ठीक है। तो याद रखिएगा नोट में कि परफ्यूम इंडस्ट्री में परफ्यूम का निर्माण, जो परफ्यूम वगैरह होता है ना, परफ्यूम का निर्माण यानी जो आपका परफ्यूम का मतलब जो परफ्यूम ही कहेंगे इसको, है ना? परफ्यूम का निर्माण जो होता है आसवन विधि से किया जाता है। किससे? आसवन विधि से किया जाता है। यह सवाल आपसे पूछा जाता है कि परफ्यूम इंडस्ट्री में जो परफ्यूम का निर्माण होता है वो किस विधि से होता है? तो वो आपका होता है आसवन विधि से होता है। इत्र बोलेंगे हिंदी में, है ना? इत्र। ठीक है, फटाफट इसे लिख लीजिए फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। नहीं देखिए, वाटर प्लस ऑयल का मिश्रण है। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं वो पेट्रोलियम रिफाइनरी में करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी की अभी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो फटाफट इसे लिखिएगा फिर चलते हैं इसके आगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम लोग लिखते हैं। फटाफट इसे लिखें फिर चलते हैं इसके आगे। लिख लिया?
कैन आई मूव? चलिए पूछिए अभिजीत, क्या डाउट है? ये डिफरेंट डिफरेंट ऑयल का कम रेस अलग अलग होता है, अलग अलग तेल का अलग अलग होता है, कोई पर्टिकुलर ऑयल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा इंग्लिश में डिफाइन कर दो, लिख लीजिएगा वन mix one compound of mixture have different boiling point, then distillation method is used to separate the compound, ठीक है। दूध और पानी का अलग होता है, दूध और पानी के लिए हम लोग अभी आगे यूज करेंगे एक मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, वहां पर यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करेंगे, वहां पर बताएंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है वो अलग है, सेंट्रीफ्यूगेशन में चर्चा करेंगे वहां। जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है ना, दैट इज, याद रखिएगा, वो होता है CnH2n प्लस 1 OH, है ना, CnH2n प्लस 1 OH, वो होता है अल्कोहल का नॉर्मल जनरल फार्मूला होता है। जैसे हम शराब की बात करते हैं, जैसे हम इथेनॉल की बात करते हैं, इथेनॉल का फार्मूला क्या है? C2H5OH। एक बच्चे ने शराब का या अल्कोहल जो ग्रुप है उसका सामान्य फार्मूला पूछा, तो उसका सामान्य फार्मूला होता है CnH2n प्लस 1 और साथ में यहाँ OH लगा होगा। जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए आप 1 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा CH3OH हो गया। ये क्या बन गया बताइए? ये बन जाएगा, एक बच्चे ने सवाल पूछा है तो थोड़ा देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल बोल देते हैं इसको। इसी तरह जैसे इसमें 2 पुट कर दिया, क्या बन जाएगा? C2H5OH। या क्या बन जाएगा? ये इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह जब आप 3 पुट कर दीजिएगा, बन जाएगा C3H7OH, इसको प्रोपेनॉल बोल देते हैं, ठीक है। ये आगे बताएंगे आपको, हाइड्रोकार्बन में वी विल गो इन वेरी डिटेल, चिंता मत करिएगा आप लोग, हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, याद करने की भी जरूरत नहीं, आप खुद निकाल लोगे इसे। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद जो चौथा मेथड है, दैट इज फिफ्थ मेथड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। याद रखिएगा, जब मिक्सचर के कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट में, जब मिक्सचर के यौगिक के बॉइलिंग पॉइंट में या क्वथनांक बिंदु में, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर हो, बहुत कम अंतर हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर का कंपाउंड है और उस कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? बहुत कम डिफरेंस है, उसको सेपरेट करना है तो उसका यूज कहां पर करेंगे? उसमें किसका यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। और लिख लीजिएगा, पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए, पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए, रिफाइन करने के लिए इसी मेथड का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको पूरा दिखाएंगे प्रोसेस, इसी मेथड का प्रयोग किया जाता है, ध्यान से समझिएगा, इसी मेथड का प्रयोग किया जाता है। जो भी कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, जैसे कोई पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब यहां पर क्या है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। जब भी देखिए हम लोग कच्चे तेल की बात करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं है कि हमें पेट्रोल सिर्फ मिल जाता है, नहीं, या फिर हमें डीजल मिल जाता है सिर्फ, नहीं, या फिर हमें सिर्फ केरोसिन मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो। बात को ध्यान से समझिएगा, हमें जो भी मिलता है वो पूरा मिक्स फॉर्म में मिलता है, जो हम लोग निकालते हैं किससे? ऑयल का जो वेल होता है, तेल का कुआं है, वहां से निकलता है, या फिर समुद्र के अंदर से निकालते हैं, ठीक है। तो जो वो निकलता है वो क्या होता है? वो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल या कच्चा तेल जिसे हम लोग कहते हैं। और कच्चे तेल को ही क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम।
और ये पेट्रोलियम के बारे में याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, पेट्रोलियम को ही क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। पेट्रोलियम को ही क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना कहते हैं। और काला हीरा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोयला को। काला हीरा किसे कहते हैं, कोयला को कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि ये जो पेट्रोलियम है और पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, पेट्रोलियम का जो उत्पादन है उसे बढ़ाने के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन आया था, बता सकते हैं आप लोग, आने पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन आया था? ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति। क्यों? क्योंकि इसी को हम लोग क्या इसे कह रहे हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। इसलिए याद रखिएगा, पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ब्लैक रिवॉल्यूशन आया था। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन अनाज के लिए था, है ना, जैसे ग्रे रिवॉल्यूशन यानी भूरी क्रांति फर्टिलाइजर के लिए था, रजत रिवॉल्यूशन अंडे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए था, रेड रिवॉल्यूशन मीट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए था, पिंक रिवॉल्यूशन झींगा जो प्राउंस है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए था, राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो के उत्पादन को बढ़ाने के लिए था, येलो रिवॉल्यूशन तिलहन जो ऑयल सीड्स है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए था, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के उत्पादन को बढ़ाने के लिए था। तो डिफरेंट डिफरेंट जो रिवॉल्यूशन है उसको भी आपने याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा, ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को मेजर जो किया जाता है ना, नॉर्मली आप लोग देखते होंगे पेट्रोलियम को मेजर किया जाता है। इसका अभी पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे होता है पूरा समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले जो पेट्रोलियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ये पहले लिखोगे। पेट्रोलियम को मेजर किया जाता है किसमें, आप लोग जानते हैं, इसको मेजर किया जाता है बैरल में। और एक बैरल आप लोग सुनते होंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम का दाम इतना डॉलर प्रति बैरल हो गया, इतना डॉलर प्रति बैरल हो गया। ये जो बैरल होता है ना, एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो एक बैरल में याद रखिएगा 159 लीटर होता है। कितना होता है, 159 लीटर होता है। अब इसमें एक्चुअल क्या होता है, ठीक है, हाँ दीपक का एक सेकंड, क्या समस्या है, तकलीफ है भाई? तो वहां पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए। आपको यहां पर तो क्या कहते हैं, जबरदस्ती बुलाया गया है क्या? दीपक बताओ तुम थोड़ा सा, क्या जबरदस्ती तुमको बोल रहे हैं पढ़ने के लिए? आप बोलो, हमको यहाँ जबरदस्ती बुलाया गया, पढ़ा रहे हैं, पढ़िए वहां पर। आप, आपको तो मना नहीं किया गया, आपको तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ पर भी पढ़िए। हाँ हाँ जी दीपक जी, पूछ लीजिएगा, लास्ट में पूछ लीजिएगा क्या क्वेश्चन है। बैरल जो होता है ना, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में, जैसे एक यूनिट है वॉल्यूम को मेजर करने का, जो लिक्विड का, द्रवों का जो आयतन है ना, उसको मेजर करने का एक यूनिट, इकाई है बैरल। इसको हम लोग हिंदी में भी क्या कहते हैं, बैरल ही बोलते हैं, है ना। और एक बैरल जो होता है ना, एक बैरल बराबर क्या होता है, एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है ना, 159 लीटर होता है एक बैरल में, याद रखिएगा। और भारत का सबसे पहला, कई बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है, सबसे पहला जो ऑयल रिफाइनरी है, वो कहां पर खुला था? भारत का पहला जो तेल शोधक कारखाना है वो कहां पर खोला गया था? वो याद रखिएगा, असम में एक जगह है डिगबॉय। और डिगबॉय में याद रखिएगा, आईओसीएल एक कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसने सबसे पहला ऑयल रिफाइनरी खोला था। कहां पर? डिगबॉय, असम में। ठीक। अब यहां पर देखिए, इसमें माथड में क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। और कभी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कौन सा है, आप लोग याद रखिएगा, भारत का जो सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है ना, वो रिलायंस का है, जो कहां पर है, जामनगर में है। कहां पर है? जामनगर में। अब इसमें क्या होता है, जो ऑयल रिफाइनरी वगैरह है ना,
उसमें क्या होता है, एक बॉयलर सा ऐसा होता है, बॉयलर होता है ना। अभी आपको पूरा एक्चुअल चित्र दिखाएंगे। बॉयलर होता है, और बॉयलर में क्या होता है, अलग अलग जगह पर क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वो निकल लगे होते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं, कच्चे तेल को क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं, और यहां पर क्या किया जाता है, उस क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। तो कुछ टाइम कुछ जगह पर आपको, यहां पर जैसे आपको एक जगह पेट्रोल मिल जाएगा, फिर डीजल, कैरोसिन, इसी तरह एलपीजी, सीएनजी, ये सब मिलता है। एलपीजी जो है ये सब आपको मिलेगा, सीएनजी नहीं, एलपीजी मिलेगा। अब देखिए, इसका मैं आपको एक्चुअल चित्र दिखा रहा हूं, एक्चुअल चित्र दिखा रहा हूं। एक सेकेंड रुक जाइए, 1 मिनट। एक्चुअल चित्र मैं आपको दिखा देता हूं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा, अगर ये चित्र आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, शायद देख लेते हैं एक बार लगा के। यहां पर तो नहीं, अगली स्लाइड में। ये आप लोगों को दिख रहा है क्या, विजिबल है, विजिबल है क्या आप लोगों को, ये दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल देखिए क्या प्रोसेस है, यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्रूड ऑयल डाल देते हैं, कच्चा तेल डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग निकल रहा है। यहाँ पर आपका एलपीजी देखिए निकल रहा है, यहाँ पर आपका नैप्था निकलता है ना, कुछ केमिकल्स होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका 120 डिग्री सेल्सियस पर आपका पेट्रोल निकल रहा है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं आपका कैरोसिन निकल रहा है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर डीजल निकल रहा है। फिर आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल्स निकलते हैं, लाइक ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, ये सब हो गया, है ना। इसके बाद आपका यहाँ पर और भी कुछ अलग जो आपका मतलब जहाज वगैरह में जो आपका यूज होता है वो सब आपका निकलता है। ठीक, और इसके बाद सबसे लास्ट में जो रेसिड्यू बच जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बिटुमेन बोलते हैं। जिसका बिटुमेन यानी जिसको ना आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, अलकतरा। क्या बोलते हैं, अलकतरा। अलकतरा देखे, और रोड वगैरह को बनाने के लिए जो कंक्रीट में गिट्टी में जो अलकतरा मिला दिया जाता है और उसको रोड को पक्का करते हैं उससे, तो वो भी कहां से, वो बिटुमेन जो है वो भी कहां से निकलता है, इसी से मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? यहां से देख रहे हैं, इसमें बॉयलर में क्या हो रहा है, यहां से देख रहे हो इधर से क्रूड ऑयल आ रहा है। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उससे हमें अलग अलग चीजें मिल जाती है जो आप यूज करते हैं। पैराफिन वैक्स, वैसलीन आप लोग यूज करते होंगे, होठ होठ फटता होगा तो, है ना, ठंडा में। तो जो वैसलीन है उसका एक्चुअल नाम क्या है, पेट्रोलियम जेली, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, पैराफिन वैक्स कहा जाता है, पेट्रोलियम जेली। तो वो भी कहां से मिलता है, वो भी इसी क्रूड ऑयल से ही मिलता है, इसी पेट्रोलियम से ही मिलता है ना? बात समझ में आ गई, क्लियर है पॉइंट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं नहीं, सब ये लिक्विड के फॉर्म में यहां पर निकलेगा, लिक्विड के फॉर्म में मिलता है ना। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया। पेट्रोलियम का रासायनिक सूत्र देखिए, पार्टिकुलर पेट्रोलियम का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है, पेट्रोल का रासायनिक सूत्र होता है। पेट्रोलियम में तो कई सारी चीजें हैं, है ना। ये जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इसी से मिलकर मिल रहा है हमें। जो पेट्रोल है उसका रासायनिक सूत्र होता है, पेट्रोल को ही हम लोग गैसोलीन कहते हैं, उसी को हम लोग ऑक्टेन कहते हैं, और फॉर्मूला इसका होता है C8H18, है ना। और पेट्रोल में, डीजल में, इन सब में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसी में फ्यूल एंड हाइड्रोकार्बन लिखा गया है टॉपिक। फ्यूल एंड हाइड्रोकार्बन में बताएंगे कि क्या जो पेट्रोल और डीजल में मेन अंतर यह है कि पेट्रोल में कार्बन के जो अणु होते हैं वो कम होते हैं, कार्बन की संख्या कम होती है। जैसे पेट्रोल है ना, पेट्रोल में आपका जो कार्बन होता है C5 से लेकर के C10 के बीच में होता है, डीजल में आपका C10 से ज्यादा होता है, मतलब कि कार्बन वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जो पेट्रोल है उसको हम लोग ऑक्टेन कहते हैं, जो आपका डीजल है उसे हम लोग डिकेन कहते हैं, है ना।
क्योंकि उसके फॉर्मूले में कार्बन की मात्रा में अंतर है बस। ठीक है, ठीक है, आगे चलें हम लोग। मिट्टी का तेल भी यहीं से मिलता है, देखो है ना, यहां पर लिखा हुआ है कैरोसिन ऑयल, यहां से ही आपका मिट्टी का भी तेल मिलता है, इसी से भी आपका कैरोसिन ऑयल मिलता है ना, यहीं से। ये देख रहे हैं, यहां से आपका कैरोसिन ऑयल मिलता है। कैरोसिन ऑयल को ही बोलते हैं हम लोग घासलेट का ऑयल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी का ऑयल या मिट्टी का तेल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक अलग तरीका है, अगला तरीका है, नेक्स्ट तरीका। और वो जो पॉइंट मैंने बोला है कि भारत का सबसे पहला रिफाइनरी असम के डिगमोई में बना था, आईओसीएल ने बनाया था, ये लिख लीजिएगा। और भारत का जो सबसे बड़ा रिफाइनरी है वो जामनगर कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, क्लियर, कोई नुकसान वगैरह नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, नहीं उसमें कुछ अलग से नहीं मिलाते हैं इंट्रोवर्ट बॉयजी, एलपीजी में मिलाया जाता है अलग से, है ना, सीएनजी में मिलाया जाता है अलग से, उसमें नहीं मिलाते। ठीक है, तारपीन का तेल जो होता है ना वो एक प्लांट से प्राप्त होता है सतीश, प्लांट से। और आप लोगों को पता है, किसी को तो बताइए, तारपीन का तेल किस प्लांट से प्राप्त होता है, तारपीन का तेल किस प्लांट से प्राप्त होता है, बता सकते हैं आप लोग? चीर, वेरी गुड। चलिए अगला है, हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है छठा, जिसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी नाम में ही देखिए आ गया क्रोम, यानी क्रोम को मतलब ही, इसका मतलब ही क्या है, जब भी अलग अलग के कलर, अलग अलग प्रकार का अगर कलर है, कलर अलग अलग प्रकार का रंग है, और अगर उसे सेपरेट करना है ना, अगर उसे क्या करना है, अलग अलग करना है, तो याद रखिएगा अलग अलग प्रकार के रंग को सेपरेट करने के लिए, क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। और इसका यूज जनरली जो आपका पेंट इंडस्ट्री होता है ना, जहां पर पेंट बनता है ना, घर वगैरह को पेंट करने के लिए, है ना, जो पेंट बनता है वहां पर इसका यूज किया जाता है ना। और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार का कलर है ना, जैसे इसके लिए ना आपका एक क्रोमेटोग्राफी के लिए क्रोमेटोग्राफी का पेपर होता है। क्या करिएगा, जैसे आप लोगों को ना अगर इसका मतलब एक्चुअल में अगर आप लोगों को करना है क्रोमेटोग्राफी से डिफरेंट कलर को अलग सेपरेट करना है, तो इसका एक तरीका बताते हैं आपको। आप जाइएगा किसी, जहां पर ये सब जो मतलब लैब वाले सामान मिलते हैं, वहां पर जाइएगा, कहिएगा कि हमें क्रोमेटोग्राफी पेपर दीजिए, वो आपको क्रोमेटोग्राफी पेपर देंगे। अब क्या करिएगा, जैसे धनिया है ना, धनिया का चटनी बनाते होंगे आप लोग, धनिया का चटनी बना लीजिएगा, थोड़ा सा चटनी उस पेपर पर लगा लीजिएगा हल्का सा, और उस पेपर को पानी में डुबा दीजिएगा। जैसे उस पेपर को पानी में डुबाइएगा तो देखिएगा कि उसमें जो अलग अलग कलर है ना वो सेपरेट होगा, है ना। हरा रंग देखिएगा ऊपर चला जाएगा, हल्का हल्का उसमें पीलापन जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी कि वहां पर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आप देखेंगे कलर जो है ना वो क्या होता है, आपका सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी डिफरेंट कलर है उसको अगर आपको सेपरेट करना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, चलिए अब इसके आगे की जो स्टोरी है, एक तरीका और भी है, जैसे एक आपका क्रिस्टलाइजेशन है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन है। क्रिस्टलाइजेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे आगे। और कल की क्लास जो मतलब मंडे की क्लास है उसमें हम लोग सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। लेकिन एनसीईआरटी का मैंने एक टेबल यहां पर दिया हुआ है,
क्लास 9 के एनसीईआरटी जो चैप्टर मैंने बोला है पढ़ने के लिए, उसी चैप्टर में ये टेबल दिया है, जिसमें कि पूरा देख रहे हैं क्लासिफाई किया गया, पदार्थ ठोस द्रव गैस है, जिसमें शुद्ध पदार्थ, ये सब आपको पढ़ा दिया है। जस्ट मैंने आपको बताया, देखिए एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें दिया रहता है। ये तत्व है आपका यौगिक, उसका ये डेफिनेशन लिखा है, यहां पर भी डेफिनेशन लिखा, एग्जाम्पल लिखा है तत्व का, क्या कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, ये सब। यौगिक का उदाहरण जल, मीथेन, चीनी, नमक, ये सब सारा आपको लिखाया हुआ है। इसी तरह देखिए मिश्रण है, मिश्रण में एक समांगी है जिसमें समान संघटन है ना। समांगी मिश्रण में संगठन क्या रहता है, कंपोजिशन पूरा सेम रहता है, बताया था। उदाहरण के लिए जैसे जल में समांगी मिश्रण का, जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, है ना, जल तथा अल्कोहल, ये सब। इसी तरह असमान संगठन के लिए उदाहरण के लिए बालू तथा नमक का मिश्रण है, चीनी तथा नमक का मिश्रण है, लकड़ी हो गया, ब्लड हो गया, है ना, ब्लड भी क्या है, विषमांगी, तेल में जल आदि का मिश्रण है ना। ये सब कैसा है, असमान विषमांगी मिश्रण है। ठीक, तो ये एग्जांपल्स यहां पर देखें, दिए अंग्रेजी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश वाला अपना देख लीजिएगा। अब एक टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हालांकि आपको मैंने ये बता दिया है, हिंदी में मैं समझा देता हूं, हिंदी वाले बच्चे ज्यादा हैं। यहां पर आपको ये सारा मैंने बताया हुआ है, बस इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये डिफरेंस से आपको सवाल बनता है। इस डिफरेंस, ब्लड समांगी नहीं है, ब्लड एक कोलाइडी सॉल्यूशन है, रक्त जो है आपका एक कैसा सॉल्यूशन है, कोलाइडी विलियन, है ना। तो कोलाइडी विलियन जो होता है दिखने में होमोजेनस होते हैं, दिखने में वो कैसे लगेंगे, समांगी, लेकिन होते कैसे हैं, वो विसमांगी होते हैं। बात समझ में आ रहा है, अरे हाँ या नहीं बोलो। अब देखिए यहां पर ये जो है ना, आप ये अंतर एनसीईआरटी के अंदर ये टेबल है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, है ना। यानी कि यहां पर ये नया यौगिक नहीं बनाएगा मिश्रण, लेकिन यहां पर ये क्या होता है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यहां पर देखिए क्या करें, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी कि मिश्रण के संगठन को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कम मीठा पानी और चीनी का घोल बनाना है, हम बना सकते हैं। ज्यादा मीठा बनाना है तो हम ज्यादा मीठा बना सकते हैं, यानी कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद याद रखिए यहां पर क्या होता है, नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी रहता है। यहां पर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, उसका संगठन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद यहां क्या कह रहा है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है। पता है, आपको बताया था कि मिश्रण में उसके जो संगठक हैं उसका गुण बना रहता है, लेकिन कंपाउंड में क्या रहता है, नहीं रहता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। चौथा देखिए, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। जो घटक, जो इसके जो मतलब कंपोनेंट्स हैं, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, मतलब कैसे, फिजिकल प्रोसेस से। जबकि जो आपका इसका जो है, इसे कैसे, या तो रासायनिक विधि से या विद्युत रासायनिक विधि से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक। इंग्लिश वाला लिखा हुआ है बाबू, यहां पर देखो इंग्लिश वाला भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं अभी, क्योंकि अभी जब सवाल देखिएगा ना, आप कहिएगा देखिएगा इस टेबल से डायरेक्ट, मैं बार बार कहता हूं ना एनसीईआरटी पढ़ो। यहां पर देखिएगा अभी सवाल जब आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट इस टेबल से कैसे रेलवे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग टिंक्चर आयोडीन में किया जाता है। ये सब आपको कराया हुआ है, 8 क्वेश्चन है टोटल, और 8 में से 8 आपके सही होने चाहिए। और ये जो सवाल है, ये सारा सवाल आपको, सारा आपके नोट से है, एक एक सवाल आपके नोट से है। ठीक है, अब यहां पर कुछ बच्चे डी कैसे उत्तर आ रहा है जी तुम लोगों का, कल नहीं बताया था, कल का क्लास भूल गए तुम लोग, इसलिए बोलता है ना तुम लोग थोड़ा रिवाइज भी कर लिया करो नोट को। क्या बताया था, इथाइल अल्कोहल होता है, इथानॉल, और क्या होता है उसमें, वाटर होता है, और क्या होता है, आयोडीन होता है। तो थोड़ा नोट को रिवाइज किया करिए। इथानॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। इथानाइक एसिड हम लोग किसको कहते हैं,
इथेनॉइक एसिड भी कल बताए थे ना जी, इसका फॉर्मूला होता है CH3COH होता है इसका फॉर्मूला। ये हम लोग किसको कहते हैं? एसिटिक एसिड को ही कहते हैं ना, जो कि सिरका में पाया जाता है। ठीक है, मिथानॉल किसको कहते हैं? CH3OH। और ये जो मिथानॉल है इसी को मिथाइल अल्कोहल, इसी को क्या बोलता है? कास्ट स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट कहते हैं इसको, या वुड स्पिरिट कहते हैं, या वुड अल्कोहल कहते हैं इसको। जहरीली शराब जो होती है वो मिथानॉल ही होती है। जहरीली शराब ये क्या होती है? मिथानॉल होती है। बात समझ में आए? ठीक है, चलो, नोट नहीं रिवाइज करोगे तो गलती करोगे ही। ये देखिए सीधा जो अभी टेबल बताया उस टेबल से ये सीधा क्वेश्चन, हालांकि आपको पहले भी बताया था, लिखाया हुआ है, लेकिन ये टेबल मैं इसलिए लगाया मैंने, आप लोगों को पता चले कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो जहरीली शराब है ना, जिसको देसी शराब या ठर्रा भी बोल देते हैं, उसको पीने से लोग क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं। कई बार लोगों की डेथ हो जाती है उससे, है ना। अब इस सवाल को पढ़िए और उत्तर दीजिए। कह रहा है मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। सीधा टेबल से क्वेश्चन है, देखो, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है क्या? यस। यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है क्या? यस। देख लो रेलवे वाला सीधा वहां से टेबल से स्टेटमेंट उठाया, डाल दिया, है कि नहीं है? तुम लोग बताओ, सीधा वही स्टेटमेंट है कि नहीं? मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है। सीधा उस टेबल से उठा के स्टेटमेंट रख दिया है क्वेश्चन में। यानी तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहां पर क्या है? करेक्ट है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन है। और ये रिसेंट में जो रेलवे का पेपर है ना, रिसेंट में जो नवंबर दिसंबर सब में हुआ है, उसमें यह सवाल पूछा गया है। क्लियर? अगले सवाल पर चलते हैं। एक बच्चा है, पूछ रहा है सर बताओ कंपाउंड क्या होता है? अरे बाबू बता दिया है कंपाउंड क्या होता है, जाकर के कल की क्लास देखिए कंपाउंड क्या होता है, परसों की क्लास देखिए जाकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वायु के मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? कितना आसान क्वेश्चन है। वायु का सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन करता है इसमें? वायु का सर्वश्रेष्ठ वर्णन, वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण है सर। और वायु की गति किससे मेजर करते हैं आप लोग बताइए? वायु की गति किससे मेजर करते हैं आप लोग बताओ? एयर क्या एक होमोजेनस मिक्सचर है? चलिए अगला सवाल देखिए, यह भी लिखाया था आपको, याद करो। वायु की गति को एनेमोमीटर से मापते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनेमोमीटर से, बैरोमीटर से नहीं। ये बताए थे ना आपको, सिल्वर का जैसे बताए थे, ब्रास पर जो काला रंग पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, और सिल्वर भी काला पड़ जाता है किसके कारण? इसी H2S के कारण। इसमें यानी क्या है? सल्फर है। और सल्फर का यूज आप लोग याद रखिएगा, रबड़ के वल्कनाइजेशन में होता है। रबड़ के वल्कनाइजेशन में किसका? सल्फर का ही यूज होता है। प्याज और लहसुन में गंध भी सल्फर के कारण होता है। इथाइल मरकेप्टेन या मिथाइल मरकेप्टेन भी किसका? सल्फर का ही कंपाउंड है। और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? 2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपको पता है ये एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। इसका यूज अग्निशमक यंत्रों में होता है। ये चूने के पानी को दुधिया कर देता है ना? बात है कि नहीं? और हमारे वायुमंडल में कितना है? 0.03% है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हमारे अर्थ क्रस्ट भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है। हमारे बॉडी में भी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है। और ये बताइए ऑक्सीजन हमारे भूपर्पट्टी में कितना प्रतिशत होता है? ऑक्सीजन भूपर्पट्टी में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है बताओ? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। याद रखिएगा, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन फिल करते हैं। जो चिप्स वगैरह खाते हो ना, देख तो फूला फूला रहता है, उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं रैंसिडिटी को कम करने के लिए, बासीपन को घटाने के लिए। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना है? 78.08%। और इसको खोजने वाले कौन थे? डैनियल रदरफोर्ड। जबकि हमारे भूपर्पट्टी में जो आपका ऑक्सीजन होता है 46.6% होता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए। सब आपको याद हो जाएगा, चिंता मत करिए, एक एक चीज मैं याद करवा दूंगा आपको, बस क्लास रेगुलर किया करिए।
अब्सेंट नहीं करना है क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछ रहा है आपसे, नहीं है। वर्षा की मात्रा मापने के लिए यूडोमीटर, हाइटोमीटर, रेन गेज, ये तीनों ही, हाइटोमीटर, यूडोमीटर, रेन गेज, ये सब क्या है? वर्षा की मात्रा मापने के लिए यूज करते हैं। शुद्ध वायु समांगी है, सिरका समांगी है, चीनी का घोल समांगी है, लेकिन गूदे वाला संतरे का रस ये कैसा है? विसमांगी है ना जी, क्योंकि इसमें जो ऑरेंज का पल्प है वह आपको दिखेगा, और ऑरेंज में, संतरे में कौन सा एसिड होता है? तो याद रखना संतरे में सिट्रिक एसिड मिलेगा। कौन सा? सिट्रिक एसिड मिलता है संतरा में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक के बारे में सत्य है? वही टेबल याद करिए, टेबल याद करो, टेबल से सीधा, ये टेबल से क्वेश्चन है बाप। हाँ बिल्कुल अलग हो सकता है आदर्श, कल बताया था ना जी, पानी और चीनी का मिश्रण जो है उसको इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं, पिछली क्लास जाकर के देखिए। अब यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है क्या? कंपाउंड का बनना, केमिकल चेंज है ये, तभी तो इसे केमिकल विधि से अलग करेंगे, केमिकल मेथड से सेपरेट करेंगे। बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म घटक पदार्थ के समान होते हैं, गलत है। घटकों को भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, गलत है। सही उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारे नेचर में सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके हैं? हमारे नेचर में सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके हैं? जब मैग्नीशियम का वायु में दहन होता है तो ज्वाला का रंग क्या होता है? कितनी बार बताए हैं ये। मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर कैसा रंग देता है? पत्तियों के क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मिलता है, लेकिन मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो कैसा रंग देता है जी? कि लाल। कौन कह रहा है? अरे तुम लोग मतलब क्या एकदम क्लास में नींद में रहते हो क्या तुम लोग? कितनी बार बताया मैग्नीशियम को जलाने पर सफेद कलर देता है। कैसा रंग देता है? उजला रंग देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बताया था कि नेटिव स्टेट में, अपने इंडिपेंडेंट स्टेट में, स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु मिलती है? स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु मिलती है हमारे भूपर्पटी में? कितने बार बताया है? सोना। सोना जो है, प्लैटिनम जो है, ये किसमें? मुक्त अवस्था में या इंडिपेंडेंट फॉर्म में या नेटिव स्टेट में मिलने वाली धातु है सोना। सोना का एटॉमिक नंबर कितना? 79। एल्यूमिनियम का कितना? 13। सोडियम का कितना? 11। जिंक का कितना? 30। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, और यह है आज का अंतिम सवाल। कल किसी बच्चे ने सवाल पूछा था, उस पर बात बात में ही मैंने आपको बताया था, उसी दौरान बताया था कि फायर एक्सटिंग्विशर में किसका किसका यूज होता है। बताए थे कि नहीं? फायर एक्सटिंग्विशर में किसका किसका यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। बताए थे कि बेकिंग पाउडर का यूज होता है। बेकिंग पाउडर को बनाने में टर्टरिक एसिड का यूज करते हैं, किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, या बेकिंग सोडा के साथ टर्टरिक एसिड मिलाते हैं, तब जाकर के बनता है सोडा एसिड फायर तब बनता है जाकर के क्या? आपका बेकिंग पाउडर। और उसी का यूज होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। एक कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी यूज होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पायरीन। यहां पर क्या हो जाएगा इसका? NaHCO3। किसका यूज होगा? NaHCO3 का। सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसी को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। और इसी में जब टर्टरिक एसिड मिलता है ना, टर्टरिक एसिड किसमें मिलता है? अंगूर, इमली, कच्चा आम। अंगूर, इमली, कच्चा आम, उसमें टर्टरिक एसिड मिलता है। इस दोनों को मिलने से बनता है बेकिंग पाउडर। और जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, सोडा एसिड अग्निशमक यंत्र जो होता है, उसमें इसी का यूज होता है। ये तो कार्बनिक एसिड है, पता है आपको। ये क्या है? ये चूने का पानी है या लाइम वाटर है। और ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और इस सोडियम कार्बोनेट का यूज याद रखिएगा, वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस होता है ना, जल की जो अस्थाई कठोरता होती है, उसको दूर करने में किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा, धावन सोडा कहते हैं।
धावन सोडा कहते हैं। ठीक, तो आप लोग बस क्या करिए, क्लास में अटेंटिव रहा करिए, नोट्स को रिवाइज किया करिए, है ना। सर परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, थोड़ा सवाल देखिएगा क्या था उसका। अगर देखिए 7 कम से कम सही है तब ठीक है, 7 से अगर कम है तो जाकर के रिवाइज करो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है इसलिए क्योंकि शेखर जी, जो कोई भी एटम जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर समान आवेश होता है। एटम को न्यूट्रल रखने के लिए वहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसकी? इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सॉल्यूशन, यानी कि हम लोग विलयन की बात करेंगे। बताएंगे एस के बर्मन जी कैसे बालू सीमेंट का मिश्रण है उसको कैसे अलग करेंगे वो भी बताएंगे। ठीक है, उसके लिए एक विधि होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे ना। जैसे कोई बच्चा पूछा नमक और चीनी और पानी, है ना, अगर इसको मिला देंगे तो कैसे अलग करेंगे उसको? नमक चीनी और पानी है, उसको अलग करना होगा तो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी एक मेथड है क्रिस्टलाइजेशन, है ना, वहां पर बताएंगे आपको। मिल जाएगा फिजिक्स के वन लाइनर पर काम हो रहा है, मिल जाएगा फिजिक्स का वन लाइनर आप लोगों को। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं है डाउट? ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे हम कल की मंडे की क्लास में, है ना। मेरा डाउट सेक्शन में एक क्वेश्चन है, ठीक है, डाउट सेक्शन से जैसे क्वेश्चन आएगा हम, एक क्वेश्चन आया था लेकिन वो क्वेश्चन जो था ना इरेलीवेंट क्वेश्चन था बहुत। ये पूछा गया था कि बॉडी में जो है, बॉडी जो हमारा कम उस पर जलने लगता है, वो बिल्कुल इरेलीवेंट क्वेश्चन था, किसी का आया हुआ था, है ना। मैंने देखा था कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर वो होता है, तो बॉडी में, क्योंकि हमारा बॉडी में सिर्फ और सिर्फ पानी थोड़े ना है, हमारे बॉडी में सॉलिड भी होता है। पानी की मात्रा है कितनी? अप टू 70% है हमारे बॉडी में वाटर। इसलिए बॉडी जो है वो कम अलग टेम्परेचर पर जलता है, पानी अलग टेम्परेचर पर इवापोरेट होता है, वो अलग। ठीक है, चैप्टर 1 है मैटर अराउंड अस प्योर, जो है ना वो चैप्टर है, आप लोग देख लीजिएगा। ये है एनसीईआरटी का चैप्टर, है ना। कौन सा चैप्टर है? आई थिंक पहला ही चैप्टर है, देख लीजिएगा, क्लास 9 के एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, दूसरा चैप्टर है ये क्लास 9 की एनसीईआरटी का। चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।